इस फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान शहर को देखते हैं जहां दूर दूर तक सन्नाटा फैला था, मानो जैसे इस शहर को किसी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। इसी शहर की एक मार्केट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी सांसों की आहट तक को रोककर अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही थी। आखिर कुछ तो था जिसने इन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। ये पूरी फैमिली इतनी ज्यादा डरी थी कि इन्हें आपस में बात करने के लिए भी साइलेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। फैमिली का हेड ली और उसकी वाइफ एवलिन शाम होने से पहले अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी ली का छोटा बेटा पू कहीं से एक टॉय रॉकेट उठाकर ले आता है, जिसे देखकर इस पूरी फैमिली का कलेजा मुंह को आ जाता है क्योंकि बैटरी से चलने वाला ये रॉकेट शोर मचा सकता था। तो ली बड़ी चालाकी से पू से उस रॉकेट को छीनकर उसकी बैटरी निकाल देता है और पू को उसे लेने से मना करता है। छोटा पू इस बात से उदास हो जाता है तो ली की बड़ी बेटी रेगन अपने भाई को खुश करने के लिए उसे बिना बैटरी का रॉकेट दे देती है और शॉप से बाहर आ जाती है, लेकिन मासूम पू उन बैटरीज को उठा लेता है। इसके बाद ये पूरी फैमिली लाइन बनाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने शहर से लेकर अपने घर तक रेत की एक लाइन बिछा रखी है जिसके ऊपर ये लोग नंगे पैर चलते हैं ताकि इनकी कदमों की आहट की आवाज भी ना आ सके। अब ये लोग जैसे ही ब्रिज के ऊपर आते हैं तो मासूम पू उस रॉकेट के अंदर बैटरी डालकर उसे ऑन कर देता है। अब क्योंकि पू की बड़ी बहन सुन नहीं सकती थी तो उसने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ली और एवलिन ने उस रॉकेट की आवाज सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और अगले ही पल जंगल से एक खतरनाक क्रीचर गोली की रफ्तार से पू की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर ली अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ता है, मगर ली के पहुंचने से पहले ही वो जीप पू को उठाकर ले जाता है। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये लोग रो नहीं सकते थे, तो आखिर वो जीव क्या है जो पू को उठाकर ले गया है और क्यों ये लोग चाहकर भी बोल नहीं सकते। इस पूरी बात को समझने के लिए कहानी हमें एक साल पीछे ले जाती है जहां हम मैक्सिको शहर को देखते हैं। यहाँ लोग वीकेंड की छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। ली के बड़े बेटे मार्कस का मैच चल रहा था कि तभी ये सब लोग अचानक आसमान की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल आसमान से एक विशाल मेट्रॉयड बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर ये सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो जीव पूरे शहर के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये जीव अंतरिक्ष से आए हैं। ये जीव देख नहीं सकते मगर इनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज है कि ये कई किलोमीटर से भी छोटी से छोटी आहट को सुन लेते हैं। साथ ही इनकी चमड़ी इतनी सख्त है कि उस पर किसी भी गोली या बम का कोई असर नहीं होता। ये जीव कुछ ही मिनटों में शोर करने वाली हर एक चीज को खत्म कर देते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर। यहाँ हमें पता चलता है कि ली समझ जाता है कि ये जीव आवाज की तरफ आकर्षित होते हैं और यही वजह है कि ली की फैमिली अब तक जिंदा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। पू को मरे हुए पूरा 1 साल हो जाता है। अब ली और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया है। ली ने घर के तहखाने में एक रिसर्च रूम बना रखा था जहां वो इन जीव के बारे में रिसर्च करता था। साथ ही उसने अपने घर के चारों ओर कैमरे लगा रखे थे ताकि इन्हें उन जीव के आने का पता चल सके। ली ने इस घर की सीढ़ियों पर भी निशान बना रखे थे क्योंकि वो जानता था कि कहाँ पैर रखने पर आवाज नहीं होगी। और तो ली हर रोज पूरी दुनिया में रेडियो के जरिए सिग्नल भेजता था, मगर आज तक उसे किसी का भी जवाब नहीं मिला। वहीं हम देखते हैं कि एवलिन भी प्रेग्नेंट है। वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि बच्चा पैदा होते ही रोने लगेगा तो एवलिन ने उसके लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना रखा था। साथ ही उस बॉक्स से एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी जुड़ा था ताकि अगर बच्चा रोता है तो उसे बॉक्स के अंदर डालकर उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा सके। अब इतनी ज्यादा तैयारी होने के बावजूद भी इनके पास एक कमजोर कड़ी थी और वो थी ली की बड़ी बेटी रेगन, जो कि सुन नहीं सकती थी और इसी बात की ली को सबसे ज्यादा चिंता थी। इसीलिए ली अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक खास तरह का गैजेट बनाता है जिसे पहनकर रेगन आने वाले खतरे के बारे में पता लगा सकती है, पर रेगन उसे लेने से मना कर देती है। दरअसल ली पहले भी रेगन के लिए ऐसे गैजेट बना चुका है पर उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया है। अब ली रेगन को तसल्ली देता है कि ये काम जरूर करेगा। रेगन उसे पहले तो गुस्से में फेंक देती है, मगर जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो उस गैजेट को उठाकर पहन लेती है, जिसे पहनते ही उसके होठों पर एक मुस्कान आती है जिसका मतलब ये है कि वो गैजेट काम कर रहा है। रेगन अपने डैड को थैंक्स कहने के लिए तहखाने में जाने लगती है पर ली उसे बाहर ही रोक देता है क्योंकि 1 साल पहले रेगन की गलती की वजह से वो अपने बेटे को खो चुका है। उसे डर है कि कहीं रेगन गलती से किसी माइक्रोफोन या रेडियो को ऑन ना कर दे। अगर गलती से भी ऐसा हो जाता है तो इस पूरी फैमिली की जान जा सकती है। अगली सुबह ली अपने बेटे मार्कस को लेकर नदी के किनारे मछली पकड़ने जाने लगता है तो रेगन भी अपने डैड के साथ चलने को कहती है पर ली उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, तुम्हें रुककर उसकी
मदद करनी चाहिए। ये कहकर ली मार्कस के साथ वहाँ से चला जाता है, मगर रेगन इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते और वो अपना बैग पैक कर सीधी वहाँ से उस ब्रिज के पास आ जाती है जहाँ उसके छोटे भाई की मौत हुई थी, क्योंकि वो आज भी पू की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। रेगन पू की कब्र पर बैठकर रोते रोते सो जाती है। उधर एवेलिन घर पर बिल्कुल अकेली होती है। वो बेसमेंट से एक बोरी के अंदर कपड़े भरकर बाहर जाने लगती है, पर तभी उसकी बोरी सीढ़ियों में लगी कील में फंस जाती है। एवेलिन जोर लगाकर उस बोरी को निकाल लेती है, पर अब वो कील सीधी सीढ़ियों पर खड़ी हो जाती है। और इससे भी डराने वाली बात यह थी कि वो कील बिल्कुल इनके पैरों के निशान पर खड़ी थी। एवेलिन उस कील को देखे बिना बाहर आ जाती है। उधर ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। फिर ली मार्कस को लेकर एक बहुत बड़े झरने के पास आता है और आज कई महीनों बाद ली अपने बेटे मार्कस के साथ बोलकर बात करता है, क्योंकि पानी की झरने की वजह से इनकी आवाज हाइड हो गई थी। यहाँ मार्कस अपने डैड से पूछता है कि क्या आप पू की मौत का जिम्मेदार रेगन को समझते हो, तो ली जवाब देता है कि पू के साथ जो कुछ हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं है। इस पर मार्कस अपने डैड को बताता है कि रेगन आज भी पू की मौत का जिम्मेदार खुद को समझकर दुखी रहती है, इसीलिए आपको उससे बात कर उसे समझाना चाहिए कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं एवेलिन को अचानक डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है, तो एवेलिन ऊपर से बेसमेंट में जाने लगती है, पर तभी उसका पैर उस कील के ऊपर आ जाता है और एवेलिन दर्द से कांपने लगती है। एवेलिन किसी तरह अपने पैर को उस कील से अलग करती है, पर ऐसा करने में उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। लेकिन इतना ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी उसके मुंह से आह तक नहीं निकलती, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आवाज निकालने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। एवेलिन लंगड़ाते हुए एक बॉक्स के पास आती है और वहाँ लगे स्विच को ऑन करती है, जिसके ऑन होते ही घर के चारों ओर रेड लाइट जल उठती है। फिर एवेलिन वहाँ से ऊपर आने लगती है, पर तभी वो ऊपर उस जीव को देखती है, जिसे देखकर एवेलिन के होश उड़ जाते हैं। एवेलिन धीरे से दीवार के पीछे छिप जाती है और अपनी सांसों को रोककर बैठ जाती है। वहीं ली जब अपने घर के करीब आता है तो वो रेड लाइट को देखकर समझ जाता है कि एवेलिन की जान खतरे में है। ली तेजी से घर की तरफ दौड़ता है। उधर एवेलिन का डिलीवरी पेन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो जीव भी तहखाने में आ जाता है। अब एवेलिन अपनी जान बचाने के लिए एक अलार्म लॉक में टाइम सेट कर खुद से दूर रखती है। अब जैसे ही वो अलार्म बजता है तो वो क्रीचर दौड़कर उस अलार्म के पास चला जाता है और इसी दौरान एवेलिन ऊपर आ जाती है, पर वो देखती है कि उसके दरवाजे के बाहर भी एक मॉन्स्टर खड़ा है। उसे देखकर एवेलिन दीवार के साथ चिपक जाती है। ली दूर बैठकर ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो इस वक्त एवेलिन को बचाने घर पर गया तो वो एवेलिन के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो सकता है। इसीलिए ली अपने पहले से ही बनाए प्लान पर काम करता है। वो मार्कस को टॉर्च देकर एक टावर पर जाने को कहता है और उसे बताता है कि मैंने वहाँ पर एक फ्लायर रॉकेट रखा है, तुम्हें बस ऊपर चढ़कर उसे जलाना है। ये सुनकर मार्कस तेजी से उस टावर की तरफ दौड़ता है। उधर एवेलिन उस मॉन्स्टर से बचते हुए किसी तरह बाथटब तक आ जाती है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, वो और ज्यादा उस बच्चे को रोक नहीं सकती थी। अब एवेलिन बच्चे को जन्म देने लगती है, तो एवेलिन की सांसों की सिसकियों की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर एवेलिन के और भी पास आ जाता है। पर तभी मार्कस उस रॉकेट को जला देता है, जिसकी आवाज सुनते ही वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से टावर की तरफ दौड़ता है और एवेलिन एक चीख के साथ एक बच्चे को जन्म देती है। ली भी दौड़ता हुआ अपने घर आता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर खून लगा है। ली खून के निशान का पीछा करते हुए अपने वॉशरूम में आ जाता है और टब के अंदर इतना सारा खून देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि उसने एवेलिन को खो दिया है, पर तभी एवेलिन शावर के पीछे से उसे आवाज लगाती है। एवेलिन और अपने बच्चे को जिंदा देखकर ली की जान में जान आती है। अब इससे पहले कि वो बच्चा रो पाता, ली एवेलिन और अपने बच्चे को लेकर तहखाने में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे को साउंड प्रूफ बॉक्स के अंदर रख पाता, उससे पहले ही वो बच्चा रोना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर दोबारा वापस आ जाता है। तो ली अपनी वाइफ और उस बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड एरिया में छिप जाता है और ऊपर से एक बहुत बड़ा मैट रख लेता है। अब ली सबसे पहले बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे बॉक्स के अंदर रखता है और फिर एवेलिन को बताता है कि मुझे इन मॉन्स्टरों की कमजोरी का पता चल गया है। मैं जल्द ही इनके लिए एक खास तरह का गैजेट बनाने वाला हूँ, जिसकी मदद से हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। उधर रात होने पर रेगन अपने घर आ रही होती है कि तभी उसे खेतों के बीच एक टॉर्च नजर आती है। रेगन हिम्मत जुटाकर उस टॉर्च तक पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर उसका भाई मार्कस है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मार्कस अपनी बहन को देखते ही गले से लगा लेता है। वहीं एवेलिन ली से पूछती है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो ली उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद एवेलिन उसे कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और अपने दोनों बच्चों को ढूंढकर वापस लेकर आओ। ये सुनकर ली एवेलिन को अच्छे से छिपाकर
वहाँ से अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं कि जिस जगह पर एवेलिन और न्यू बेबी मौजूद है वहाँ पर पाइप टूटने की वजह से पानी भरने लगा है। उधर रेगन अपने भाई को लेकर एक अनाज रखने वाली टंकी के ऊपर आ जाती है और ऊपर आग लगाकर बैठ जाती है ताकि उनके डैड उन्हें देख सकें। उधर तहखाने में पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो एवेलिन जल्दी से अपने बच्चे के पास आती है। पर तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर एवेलिन धीरे से अपने बच्चे को उठाकर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर बिल्कुल एवेलिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है पर पानी के बहाव की वजह से वो एवेलिन के इतने करीब होते हुए भी उसे सुन नहीं पाता। उधर मार्कस और रेगन अपने डैड का इंतजार करके थक चुके थे तो रेगन खुद ही वहाँ से घर जाने का फैसला करती है। हालांकि मार्कस उसे ऐसा करने से मना करता है मगर वो बिना सुने वहाँ से जाने लगती है। अब मार्कस जैसे ही रेगन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तभी उस टंकी का दरवाजा खुल जाता है और मार्कस उस पर लटक जाता है तो मार्कस के मुंह से घबराहट में चीख निकल जाती है। मार्कस की चीख सुनते ही एवेलिन के पास वाला क्रीचर तेजी से उनके पास आने लगता है। वहीं टंकी का दरवाजा टूटने की वजह से मार्कस उसके अंदर गिर जाता है तो रेगन भी अपने भाई को बचाने के लिए उसी के अंदर कूद जाती है और किसी तरह अपने भाई को बचा लेती है। पर तभी इनकी हलचल की वजह से उस मॉन्स्टर को इनकी सही लोकेशन का पता चल जाता है। ली उस मॉन्स्टर को अपने सामने से गुजरते देखता है जिसे देखकर ली समझ जाता है कि उसके दोनों बच्चे टंकी के अंदर हैं। उधर वो मॉन्स्टर भी तेजी से उस टंकी के अंदर आ जाता है और वो उन दोनों को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी रेगन के कान में लगी डिवाइस से एक नुकीली फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो वो मॉन्स्टर इन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों किसी तरह उस टंकी से बाहर आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर ली भी पहुँच जाता है। अपने पिता को देखकर ये दोनों बच्चे राहत की सांस लेते हैं। तभी ली को महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर अब भी इनके पास है तो ली अपने बच्चों को पास खड़ी गाड़ी के पास भेज देता है और खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर उस मॉन्स्टर के अटैक का इंतजार करने लगता है। वो मॉन्स्टर ठीक ली के ऊपर होता है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर ली के ऊपर हमला कर उसे घायल कर देता है। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस जोर से चिल्लाता है। मार्कस की आवाज सुनते ही वो मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उस गाड़ी के ऊपर आ जाता है। पर तभी एक बार फिर से रेगन के कान में लगी डिवाइस से तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है जो उस मॉन्स्टर को तकलीफ देने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी रेगन के कानों में भी चुभती है तो रेगन बिना सोचे अपनी मशीन को ऑफ कर देती है लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। उस मशीन के बंद होते ही वो मॉन्स्टर फिर से एग्रेसिव हो जाता है और गाड़ी की छत को चीरकर उन्हें मारने वाला ही होता है। तभी ली को होश आ जाता है। ली अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दोबारा खड़ा हो जाता है। वो दूर से रेगन को इशारों में बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें पू की मौत का जिम्मेदार नहीं समझा है। ये कहकर ली जोरों से चिल्लाता है जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर उन बच्चों को छोड़कर ली की तरफ दौड़ता है और कुछ ही सेकंड में उसे मार देता है। वहीं एवेलिन भी सीसीटीवी फुटेज में ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। रेगन और मार्कस किसी तरह वहाँ से निकल आते हैं। घर पहुँचने पर ये तीनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं। तभी एवेलिन देखती है कि वो मॉन्स्टर तेजी से इनके घर की तरफ आ रहा है। अब एवेलिन जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है जहाँ मार्कस और रेगन पहली बार अपने छोटे भाई को देखते हैं। तभी वो मॉन्स्टर घर के अंदर आ जाता है। अब एवेलिन उसके सामने बिना डरे बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। वो मॉन्स्टर जैसे ही इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी रेगन के कान में तकलीफ होने लगती है तो वो देखती है कि इस मशीन की फ्रीक्वेंसी की वजह से वो मॉन्स्टर तड़प रहा है। ये देखकर रेगन समझ जाती है कि उसके पिता ने ये मशीन कुछ सोचकर बनाई है। तभी रेगन की नज़र अपने डैड की रिसर्च पर पड़ती है और रेगन को पता चल जाता है कि उसके कान के मशीन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी इस मॉन्स्टर की कमजोरी है। अब रेगन को पता था कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से उस मशीन को अपने कान से निकालकर वहां रखे माइक्रोफोन के साथ चिपका देती है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी की आवाज और ज्यादा बढ़ जाती है और वो मॉन्स्टर दर्द के मारे तड़पने लगता है। उसे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसके चेहरे का आर्मर अपने आप खुल जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर एवेलिन उसके चेहरे पर ही गोली मारती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। गोली की आवाज सुनकर इस इलाके के सभी मॉन्स्टर तेजी से इस घर की तरफ आ रहे थे पर अब इन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अब इन्हें इन मॉन्स्टरों की कमजोरी का पता था। और इसी सीन के साथ इस मूवी के पार्ट 1 का एंड हो जाता है। पार्ट 2 की कहानी भी हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।